अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर समर आसिम है एंड वेलकम बैक ऑन ओपीडी ऑनलाइन। नाज़रीन, आज जो है हम बात करना चाहते हैं वो पहला महीना जिसमें बच्चा पैदा होकर अभी घर आया होता है, नौज़ायदा उम्र का बच्चा। और वो एक तोहफा होता है, अल्लाह मियाँ की नेमत होता है या होती है। और खास तौर पे जो पहला बच्चा हो तो वालिदैन के लिए बहुत परेशानी भी होती है, खुशी भी होती है, बहुत सारे सवालात होती है, बहुत सारी अनश्योरिटी होती है। तो इन चीज़ों को मुखातिब करने के लिए, वो सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाने के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स प्रोफेसर नदीम हमीद। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच आप आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग डॉक्टर समर। अच्छा सर, आज जैसे हमने पहले बात की थी, आज हम चाहते हैं कि आप हमें गाइड करें कि जब एक नया नवीला बच्चा माशाल्लाह घर में पहली दफा आता है तो उसके ख्याल में क्या क्या मराहिल आते हैं, क्या क्या एहतियात करते हैं। तो इसको हम जरा सेक्शन वाइज अगर डिस्कस कर लें तो जरा हम डीपर डिटेल में कर सकेंगे। पहला सवाल जो उमूमन आता है वो उसके खुराक का होता है। जी तो सर, खुराक का एक पैदा हुआ नया बच्चा है, नौ नवेला पहला दिन है, उसी दिन पैदा हुआ है या पहला दिन है, तो उसके खाने पीने का उस माँ को बिल्कुल कुछ नहीं पता। वो अकेली है या बड़े नहीं है, उसको आप क्या गाइडेंस जी शुक्रिया। ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि जो पहला महीना है बच्चे की ज़िंदगी का, इनफैक्ट इंसान की ज़िंदगी का, बहुत ही अहम है कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां रुनमा हो रही होती हैं इंसान की लाइफ में, बच्चे की लाइफ में, जिनको के वॉच करना और सही तरीके से उनको डील करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पीरियड को हम न्यूनेटल पीरियड कहते हैं अपनी ज़ुबान में, और यह पहला महीना जो है नौज़ायदा बच्चे का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि फीड के हवाले से, तो आपको याद होगा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि बच्चे की इब्तदाई ग़िज़ा सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध है। ये ये एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ताला ने बच्चे के लिए उसकी पैदाइश से भी पहले पैदा किया है। तो ये बात समझने की है, और जैसा आपने कहा कि माओं को इस बारे में तशवीश हो सकती है, तो ये बात उन्हें पैदाइश से पहले से ही समझ लेनी चाहिए और हमें भी बतानी चाहिए जहाँ भी मौका मिल सके कि बच्चे की पहली ग़िज़ा सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध है। इसमें बहुत सारी गलतियाँ और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, गलत फहमियाँ हमने देखा है होते हुए, कि अमूमन हमारे यहाँ ख्याल किया जाता है कि बच्चे को पहली जो ग़िज़ा है उसको आम ज़ुबान में गुड़ती भी कहते हैं, जैसे घुट्टी भी कहते हैं। तो ये किसी अरक पे, शहद पे और पानी पे मुनहसर होनी चाहिए, लेकिन मेडिकल साइंस यही बताती है हमें कि बच्चे की पहली ग़िज़ा उसके उस माँ का दूध होना चाहिए। तो हद्दुल इम्कान कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चे को माँ के दूध से इब्तिदा कराई जाए। लेकिन बाहर कैफ जो भी हालात हों, ये बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि बच्चे को पहली ग़िज़ा उसकी पैदाइश के 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। इसमें भी अगेन हम देखते हैं कि बहुत सारी मौके के ऊपर बच्चे की फीडिंग को डिले किया जाता है, कई कई घंटों तक बच्चे को आप कह लें कि फाका करा के रखा जाता है, जिसकी वजह से उसकी शुगर लेवल कम होने का खदशा होता है, और पूरी ज़िंदगी इस कोताही का खमियाजा बच्चा भुगत सकता है अपनी आने वाली ज़िंदगी में, और बहुत सारे मसाइल उसको हो सकते हैं। तो पहले घंटे के अंदर ये टारगेट करें कि उसको माँ का दूध, और अगर मैसर ना हो तो कोई ना कोई फीड उसको मिलनी चाहिए। सर, आपने कहा कि पूरी जिंदगी भी भुगत सकते हैं इससे, क्या मतलब? जी, ये बिल्कुल मुसद्दका बात है कि जिन बच्चों का ब्लड शुगर लेवल पहले दिन कम हो या पहले चंद घंटों में कम हो जाता है, उनके अंदर ज़हनी सलाहियत, कॉग्निशन और बाद में जाके परफॉर्म करने की जो सलाहियत है, वो दूसरे बच्चों की निस्बत कहीं कम होती है। और खुदा न खास्ता अगर ये कम ग्लूकोज या हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा लंबा प्रोलॉन्ग कर जाए और इसकी पहचान ना हो सके बर वक़्त और इलाज शुरू ना हो सके, तो इससे खुदा न खास्ता मिर्गी जैसा मोज़ी मरज़ और एपिलेप्सी जो है वो लेटर ऑन लाइफ हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये बात पता हो कि फीड को शुरू करने के लिए जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। डॉक्टर हजरात भी जो करते हैं ऐसे केसेस डील, गायनोकोलॉजिस्ट हमारे जो कोलीग हैं, उनको भी चाहिए कि वो
इस सिलसिले में मदर को भी गाइड करें और खुद भी फैमिली को भी ये बताएं कि इसको इनिशिएट करना, शुरू करना फीड को बहुत ज़रूरी है। पता कैसे चलता है कि बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है? जी, उसकी कुछ अलामात हैं। ज़ाहिर है कि वो एक मेडिकल डायग्नोसिस है, उसको कंफर्म किया जाता है, लेकिन आम फ़हम मैं समझने के लिए बता दूं कि बच्चा अगर नढाल पड़ रहा है या उसका कलर नीला हो रहा है या वो सांस रोक रहा है या उसका सांस इरेगुलर हो रहा है और ठंडा पड़ रहा है जिस्म उसका, तो ये सोचा जाता है, हम हमेशा सोचते हैं कि इसकी शुगर लेवल तो कम नहीं होगी, तो मेडिकली एडवाइजेबल है कि फ़ौरन उसको चेक किया जाए। लेकिन अगरचे इन अलामात की और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये वो क्रूशियल टाइम है जिसमें कि फीडिंग का आगाज़ होना चाहिए। फिर आपने जैसे पूछा कि लेटर ऑन फीड ज़ाहिर है कि बार बार कराने की ज़रूरत होती है, तो मदर फीड जैसे हम कहते हैं कि पहले 6 माह में बच्चे को सिर्फ मदर फीड कराया जाए। अब उसमें अक्सर माओं का ये सवाल होता है कि कितनी देर बाद फीड कराएं। बच्चा तो कभी 15 मिनट के बाद फीड मांग लेता है और कभी 4 घंटे भी, 3 घंटे भी गुजर जाते हैं। तो उनके लिए ये बात अहम है कि 24 घंटे में या 12 घंटे में कितनी बार बच्चा फीड लेता है, ये बात अहम है। बच्चा भी हमारी तरह एक इंसान है, एक इंडिपेंडेंट इंसान है, उसकी भी मर्जी हो सकती है कि वो किसी वक्त जल्दी दूध मांगे और किसी वक्त थोड़ा सा डिले हो जाए। सो बच्चा कभी भी क्लॉक के मुताबिक फीड नहीं लेता, बल्कि अपनी डिमांड के मुताबिक। सो इसको हम कहते हैं फीडिंग बाय डिमांड, नॉट फीडिंग बाय क्लॉक। सो क्योंकि बच्चे को टाइम देखना नहीं आता। तो फीडिंग और डिमांड का मतलब ये हुआ कि जब वो रोए तब दूध दे दे? जी बिल्कुल, माँ का दूध देने का यही असूल है। ऑन एवरेज कई दफ़ा जिन बच्चों को हम नर्सरी में रखते हैं या जिन्हें माँ का दूध मैसर नहीं होता, उसमें एक एवरेज टाइम किया जाता है 2 घंटे का। लेकिन बसा औकात हमने देखा है कि माएँ परेशान हो जाती हैं, 2 से 3 घंटे हो गए तो अब परेशान हो गई। उसमें परेशानी की बात नहीं है। आप ये देखें कि जब बच्चा फीड के लिए डिमांड करता है, रोता है, तो वो कितना विगोरस है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, कितना वो जो क्लूज हैं देता है फीड के, भूख के, और कितना विगोरसली फीड करता है, ये बात अहम है। और सर्टेन टाइम के अंदर कितनी फीड्स जाती हैं, लाइक 24 घंटे में 8 से 10 फीड्स बच्चा आमतौर पे एवरेज ले लेता है। तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि सिर्फ क्लॉक देख के परेशान होते रहें कि इतना टाइम गुजर गया और बच्चे ने फीड नहीं ली। सर, अक्सर ये देखा गया है कि अस्पतालों में जब डिलीवरीज होती हैं तो बच्चा चाहे हेल्दी भी हो, वो नर्सरी को भेज देते हैं और बॉटल दे देते हैं उसको। तो ये कितना नुकसानदेह है और क्या हमें करना चाहिए? क्या हमें कहना चाहिए डॉक्टर से, क्या करें? जी, ये डॉक्टर समर, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में जहाँ पे कि न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन या पुअर न्यूट्रिशन इतना कॉमन मसला है, और जहाँ पे सारी दुनिया ये पॉइंट आउट करती है कि माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ज़्यादातर अस्पताल हैं उनके अंदर इस बात के बारे में नहीं सोचा जाता। इनफैक्ट ये जो बात है, इसके बारे में सोचना उस वक्त नहीं बल्कि उससे पहले सोचना चाहिए और हर वो इंतज़ाम करना चाहिए जिससे कि बच्चे को माँ का दूध मैसर आ सके पैदा होने के बाद। तो आपकी बात ये सही है, चूँकि आजकल सिजेरियन रेट का भी जो प्रपोर्शन है बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारी जो माएँ हैं वो उनका ऑपरेशन के ज़रिए पैदाइश बच्चे की होती है, तो उसमें इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि बच्चा माँ के दूध की इस नेमत से, ख़ास तौर पे जो पहले चंद घंटों में उसको मिलना है उस ग़िज़ाइयत का, उससे वो महरूम रह जाए। और फिर ज़ाहिरी बात है कि जब महरूम रह जाएगा तो फिर उसका खमियाजा उस बच्चे को भी और उसके घर वालों को भी ख़राब सेहत की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। तो इस आप बिल्कुल सही है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपनी डॉक्टर से खुद पहले इंसिस्ट करें, जो भी हामला हमारी बहनें, बच्चियां हैं, वो पहले जहां बाकी मामलात के बारे में दरियाफ्त करते हैं, वहां ये भी मालूम करें कि बच्चे को माँ के साथ बॉन्डिंग कराने का क्या इंतज़ाम किया जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें बेहतरी आ सकती है, और हमारे एंड पे भी हमारे कोलीग्स भी जो हैं इसके लिए एहतमाम अगर करें कुछ, तो हम बहुत सारे केसेस के अंदर मदर फीड इनिशिएट कर सकते हैं। और सर, ये भी कितना देखा गया है कि जी माँ ने कहा जी शुरू में तो पहले एक आध दिन तो बच्चे को लाए नहीं, नर्सरी में बॉटल देते, उसके बाद जी बच्चे ने दूध ही नहीं पकड़ा या मेरा आया ही नहीं, और फिर एक बिल्कुल साइकिल बन जाती है और फिर बच्चे को बस बोतल के दूध में जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है कि जितना बच्चा कोशिश करता है दूध पीने की, उतना ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन होती है। जितना कम कोशिश करता है उतनी
कम प्रोडक्शन होती है। और फिर जब बच्चे को पहले दिन दूसरे दिन बॉटल देते हैं हम, तो उसके अंदर एक चीज आ जाती है, इसको हम कहते हैं निप्पल कंफ्यूजन। यानी आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि बच्चे को भी समझ नहीं आ रही थी कि मैंने दूध कैसे पीना है, आया अच्छा। मदर फीड लेना है मैंने या ये बोतल मैंने। और उसके लिए हमेशा आसान होता है कि बोतल में चूंकि आसानी से आ रहा होता है दूध, और इंसान आपको पता है फितरतन आसानी पसंद पैदा वाकया हुआ है, तो इसलिए वो हमेशा प्रेफर करता है कि मैं बोतल फीड लूं। और फिर अल्टीमेटली वो माँ के साथ कोशिश ना करने की वजह से दूध आना बंद हो जाता है। और दूसरी अहम बात जो मैंने आपको बताई कि जो बॉन्डिंग होती है वो पहले चंद घंटों में अगर ना हो, तो इमोशनली भी आप देखें कि वो बच्चे डिप्राइव्ड होते हैं। और मदर के लिए भी बड़ी अजियत की बात है कि वो बच्चा पैदा होने के बाद वो उसके साथ उसकी मुलाकात ही ना हो सके। तो इसलिए ये बात बिल्कुल तय है कि जहां भी मुमकिन हो सके जल्दी से जल्दी बच्चे और माँ की मुलाकात कराई जाए और उसे फीडिंग पर रागिब किया जाए, और उसे एक ही रास्ता दिखाया जाए कि यही नॉर्मल रास्ता है जो कि कुदरत का एक बनाया हुआ बेहतरीन निज़ाम है। तो बहनों याद रखें कि ये वाली बात कि इस हक के लिए, अपने हक के लिए और बच्चे के हक के लिए आप बेशक लड़ें कि ये जल्द से जल्द नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा पास है माँ के, और ब्रेस्ट फीडिंग जल्द से जल्द इनिशिएट हो शुरू हो जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर माँ का दूध ही पीना है तो माँ की ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए? ये बेहतरीन सवाल आपने किया। ये रोज़ाना ये सवाल दर्जनों बार हमसे पूछा जाता है कि माँ ये चीज़ खा ले, ये चीज़ ना खाए। और अगेन अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि माँ की सारी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें बंद, ये कह के बंद कर दी जाती हैं कि ये तो गर्म चीज़ें हैं। जैसे उसमें गोश्त, अंडा, जो बेहतरीन दालें जो कि प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स हैं, उन सब को और या उनमें से ज़्यादातर चीज़ों को इसलिए बंद कर दिया जाता है कि ये गर्मी करेंगी और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती। तो हम ये कहते हैं कि माँ की ग़िज़ा जो है वो लाजमी हिस्सा है बच्चे की ग़िज़ा का, कि जो माँ अच्छी ग़िज़ा लेगी तो बच्चे को न्यूट्रिशन पूरी मिल सकेगी। तो कई दफ़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत होती है माँ को जो लैक्टेटिंग मदर हैं, और ख़ास तौर पे फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा उनको करना चाहिए। जूस, पानी, इवन पानी भी जो है वो फ्लूइड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और थोड़ा सा अपने नॉर्मल डाइट से उन्हें एक्स्ट्रा डाइट रादर लेनी चाहिए कि अगर एक चपाती खा रही हैं तो हो सकता है उनको 1.5 खाने की ज़रूरत हो, और प्रोटीन का अच्छा सोर्स उनका हो, सो दैट बच्चे को पूरी ग़िज़ाइयत मिल सके। और दूसरी बात जो आमतौर पे हमें सवाल किया जाता है, मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के ये भी बताना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि माँ का दूध ठीक नहीं है, या इन्होंने कोई ऐसी गलत चीज़ खा ली थी जिससे बच्चे को कोई मसला हो गया। तो यकीन कीजिए ये बात हमारे ईमान का भी हिस्सा है कि अल्लाह की बनाई हुई कोई भी तदबीर जो है नाकिस नहीं हो सकती, लेकिन मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि माँ का दूध कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। प्लीज़ इस बात को ख़ास तौर पे बहुत एहतराम के साथ, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं घरों में वो कई दफ़ा बहुत ही अजीबोगरीब बातें हमें बताते हैं कि माँ का दूध कीड़ों के ऊपर डाला था तो वो मर गए थे तो इसलिए वो ख़राब था। अब वो कीड़े बेचारे डूब के मर गए होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये दूध की खराबी की वजह से ऐसा हो गया, जो कि सही बात नहीं है। और कभी भी ये बात सोचे ना कि माँ का दूध बच्चे के लिए नुकसानदेह है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसके अंदर के बच्चे के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो बेहतरीन है बच्चे के लिए। कोई चीज खाने की ऐसी है जो माँ को नहीं खानी चाहिए? कोई परहेज बच्चे के दूध के लिए? देखिए, ऐसा कोई ख़ास खाने पीने की चीज़ों में परहेज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आम हालात में हम समझते हैं कि सेहत के लिए मुज़र हैं, वो प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में अच्छी नहीं हो सकती। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आम हालात में भी अच्छी नहीं है। लेकिन वैसे अगर मेडिकली देखा जाए तो सिवाय चंद ख़ास दवाइयों के कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे की सेहत को बराह रास्त मुतासर कर सके, क्योंकि बहुत सारे फिल्टर नेचर ने, अल्लाह ताला ने लगाए हैं जो कि माँ से बच्चे तक दूध पहुंचने में उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो सिवाय चंद मुज़र दवाइयों के जो जिनका के इस्तेमाल आमतौर पे नहीं किया जाता, जो कॉमन हमारी यूज़ होने वाली दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स या दर्द की दवाइयाँ जो आमतौर पे दी जाती हैं, वो ऐसा नहीं, उनका कोई इफेक्ट नहीं है। सो मदर जो है अपनी नॉर्मल डाइट रख के बच्चे को फीड करा सकते हैं। कोई सप्लीमेंट लेने चाहिए माँ को? जी, कैल्शियम, विटामिन, आयरन या कुछ? अमूमन जो है हमारे यहाँ बैलेंस डाइट नहीं होती, तो बस
मैनी अ टाइम्स जो है सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमल से पहले माँ की सेहत कैसी थी, क्योंकि आयरन की कमी अक्सर औकात देखा गया है, आयरन और कैल्शियम की कमी हमारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत आम है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत अपने डॉक्टर के मशवरे से हमेशा वो ले लेने चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चे की सेहत के हवाले से वो फ़ायदेमंद ही है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल ये होता है कि जी माँ के दूध पर है, देखो किसी दफा इसे पखाना आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है तो नुकसानदेह होगा, तो बच्चे को कितना तो पखाना आना चाहिए? हाँ जी, ये भी एक बहुत हसास मामला है जिसके बारे में लोग बहुत परेशान रहते हैं। अमूमन जब बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो छोटे छोटे मोशंस, छोटी छोटी पोटियाँ तकरीबन 7 से 8 कर सकते हैं। तो मैनी अ टाइम्स हमारे पास माएँ बच्चों को लेके आती हैं या घर वाले लेके आते हैं कि जी देखें इसको तो डायरिया हो गया। सो और अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा उन्होंने कुछ दवाओं का इस्तेमाल भी किया होता है जो कि फर्दर उस प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर नंबर 24 घंटे में पोटियों का 8 तक भी हो गया है, लेकिन वो छोटी छोटी पोटियां और अमूमन दूध लेने के फौरन बाद आ जाती हैं, दूध पीते ही बच्चा छोटी सी एक पोटी कर देता है, तो ये रादर हेल्थ की निशानी है कि इसका मतलब है कि काफ़ी मिकदार में दूध बच्चे को मिल रहा है जो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करे, और बच्चा एक्टिव भी है, फीड भी ले रहा है, तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं। सिर्फ तादाद के लिए परेशान होना पोटियों के लिए और उसके लिए दवाओं का इस बेदरेग इस्तेमाल करना पहले महीने में, वो इंतहाई नामुनासिब भी बात है और बसा औकात ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। सही। और इसके बरक्स अगर कब्ज हुई भी बच्चे को, तो क्या माँ के दूध पे कब्ज हो सकती है? जी हाँ, असल में कब्ज जो है उसको हम लेबल करने के लिए कॉन्स्टिपेशन और कब्ज जो है वो बड़ा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की एक अपनी बाउल हैबिट है, जैसे एडल्ट्स में भी फ़र्क हो सकती है। तो बच्चा हर दूसरे दिन स्टूल पास करके पोटी करके भी सही रह सकता है, खुश रह सकता है, सही फीड ले सकता है, तो कोई हर्ज नहीं है। और ये भी मुमकिन है कि वो हर रोज़ 4 से ज़्यादा मोशन करे और फिर सही रहे। असल बात यह है कि बच्चे की वेट गेन हो रहा है, फीड सही ले रहा है और खुश सेटिस्फाई होकर सो जाता है, तो फिर हमें कोई फिक्र इसकी तादाद की या उस हैबिट की नहीं करनी चाहिए। ओके, वेरी गुड इंफॉर्मेशन सर। अच्छा सर, ये बताएं बच्चे को कितना लपेटा जाए, कितने गर्म पानी से नहलाया जाए, कितनी गर्मी कितनी सर्दी उसको लग सकती है, अपने आप से जज करें क्या? जी, ये भी बड़ा एक हसास मामला है। इनफैक्ट आज आपने चुन चुन के सारे जो हसास मामले हैं उनके बारे में आप पूछ रही हैं, तो ये भी एक बड़ी परेशानी का बायस बन जाता है कि बच्चे को किस टेम्परेचर पे रखें। अब जो नर्सरीज में हम बच्चे को रखते हैं तो आमतौर पे ये टेम्परेचर जो है 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन आम घरों के अंदर ज़ाहिर है थर्मामीटर नहीं लगे होते, और मौसम भी आपको पता है कि फ़र्क हो सकता है, कभी गर्मी महसूस होती है, कभी हमें सर्दी। तो बड़ा आसान एक तरीका है जो कि मैं अपने मरीजों को भी बताता हूँ कि अब एक एवरेज बंदा जिसको गर्मी सर्दी एवरेज लगती है, यानी कोई बहुत ख़ास नहीं खराबी उसमें, उसको जितने टेम्परेचर पे रहना चाहिए, बच्चे को, छोटे बच्चे को पहले महीने में 1 लेयर एक्स्ट्रा दे दें आप बस। अगर आपको पंखा चला के सहूलत महसूस हो रही है तो आप बच्चे को उसी टेम्परेचर के ऊपर एक चादर में, एक शीट के अंदर रैप कर लें, तो ये उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। और लाइकवाइज सो हमेशा रूल याद रखें, 1 एक्स्ट्रा लेयर फॉर बेबी एंड दैट वुड बी सफिशिएंट। और अदरवाइज अगर आप टेम्परेचर देखना चाहें तो 27 का टेम्परेचर तकरीबन है। तो गैर ज़रूरी बच्चे को लपेटने से हम कई दफ़ा देखते हैं बच्चे बुखार के साथ आ जाते हैं हमारे पास इमरजेंसी में कि इसको बुखार चढ़ गया, और फिर अगेन वही मैं जो बात पहले वाली है कि गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, इंजेक्शंस का इस्तेमाल बहुत आम देखा गया। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे को मुनासिब टेम्परेचर पे रखें। उसके बावजूद अगर उसके बॉडी टेम्परेचर में कोई मसला आता है तो फिर डेफिनेटली हमें बीमारी के बारे में सोचना होगा। सर, लपेटने से एक और सवाल याद आया। सर, एक चीज होती है स्वाडल करना, लपेटना, जब बच्चे को लगता है कि अच्छी तरह से टाइट लपेट ले तो वो सुकून से सो जाता है, तो क्या ये सही प्रैक्टिस है? कब तक, कितना? कुछ कल्चर्स हैं हमारे, कुछ कल्चरल वैल्यूज भी हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे कि ये समझा जाता है कि बच्चे को खूब बल्कि वो बांध भी देते हैं, कई दफ़ा हमने रस्सियों से बांधे हुए भी देखा है बच्चे को। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया इंसान को, तो आप उसको ना बांधे, और मेडिकली भी यही रिकमेंडेशन है कि उसको, बच्चे को हाथ पैर चलाने की इजाज़त देनी चाहिए। उसको अपनी ज़रूरत जो है वो समझाने के लिए बच्चे के पास यही टूल्स होते हैं ना, कि अपने हाथ पैर हिलाता है, कुछ रोता है, कोई एक्सप्रेशन देता है,
तो इनको हम क्यूज हैं जो फीडिंग के लिए या भूख के लिए, तो उनको महसूस करने के लिए ज़रूरी है कि उसे हिलने जुलने की आज़ादी दी जाए। तो हम ये समझते हैं कि ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है बच्चे के साथ कि उसे बिल्कुल टाइटली बांध के रख दिया जाए। शुक्रिया। अच्छा सर, खाना पीना और टेम्परेचर का हो गया, इन्फेक्शन से बड़ा डर लगता है। जी बिल्कुल। गले, नाक, निमोनिया, पेट खराब, इन सब से कैसे बचाएं? अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी जो बच्चों के जो लेस देन 1 मंथ के बच्चे खुदा न खास्ता अपनी जान से चले जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो एक बड़ा ग्रुप इन्फेक्शंस की वजह से। ये इन्फेक्शंस जो हैं वो कम्युनिटी एक्वायर्ड होते हैं, जो कम्युनिटी से एक्वायर करते हैं। अब उसमें होता ये है कि छोटे बच्चे में आपको पता है कि बहुत नाजुक क्रिएचर होता है और उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है। और हमारे यहाँ ये रवाज है, कल्चर है कि जब बच्चा पैदा होता है, नौज़ायदा बच्चा घर में आता है, तो फ़र्ज़ है कि हर बंदा आके उसको मुबारकबाद भी दे और उसको उठा के प्यार करे, चूमे चाटे। बेशक उस बंदे को खुद चाहे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इन्फेक्शंस लगे हों, तो इससे कतई नज़र ये ज़रूरी है। और जो ना करे तो वो समझा जाता है कि ये ज़्यादा इसको खुशी नहीं हुई शायद, तो उसकी वजह से बच्चे को बहुत खतरा होता है। तो हम ये हमेशा रिकमेंड करते हैं, और ये आपके प्रोग्राम की वसातत से ये दरख्वास्त होगी अपने सब बहन भाइयों से कि गैर ज़रूरी ट्रैफिकिंग बच्चे के कमरे में नहीं होनी चाहिए, जहाँ बच्चा, ये नौज़ायदा बच्चा रखा जाता है। आपको पता है हमारे कल्चर में पहले 5 वीक्स जो है वो बच्चे का एक, उसको कहते हैं कि एक इसको 40 दिन के लिए थोड़ा आइसोलेट करके रखें, तो वो बड़ा अच्छा एक वैल्यू है जिसको कि फॉलो करना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पे बच्चा बाहर ना जाए, ना बाहर से कोई गैर ज़रूरी तौर पे उसके पास आए, क्योंकि ये क्रूशियल पीरियड 1 महीने का जो है, इसको, इसमें इन्फेक्शन से बचने का सबसे अहम। और बच्चे को जब भी हैंडल करना है, किसी ने अपने हाथ धो के प्रॉपर उसकी फीड का भी, जो अगर कोई इंतजाम दे रहे हैं बॉटल फीड, तो उसको भी हाथ धो के हैंडल करना है। और अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम या कोई खांसी ऐसा मसला है तो अव्वल तो वो दूर रहे, और लेकिन अगर बहुत सी मजबूरी है कि वही केयर टेकर है, तो फिर मास्क का इस्तेमाल कर ले, जैसे हम कोरोना के दौर में करते रहे हैं, और जो डिस्टेंसिंग और जो एहतियातें फॉलो करते रहे हैं, वो इस बच्चे के साथ भी वैसे ही फॉलो करनी चाहिए, ताकि वो बीमारी से महफूज रह सके। सर, कैसे पता चलता है कि एक बच्चे को इन्फेक्शन हो गया? जी, ये इन्फेक्शन, या मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि बीमार और सेहतमंद बच्चे में क्या फ़र्क है। सो ऐसे डेंजर साइन जिनकी मौजूदगी में हम बताते हैं माँ को या फैमिली को कि यहाँ पे एहतियात करनी है, आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना है, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले उसमें देखें कि जो बच्चा स्पॉन्टेनियसली, यानी बगैर किसी स्टिमुलेशन के उठता नहीं है, जागता नहीं है, रोता नहीं है, वो एक बीमार बच्चा हो सकता है। एक ख़ास टाइम के बाद उसे भूख के लिए, फीड के लिए उठना चाहिए। सो एक तो ये बात है कि वो जो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता या मिनिमल स्टिमुलस पे उठता नहीं है, उसको आप। दूसरा बच्चा जिसने फीड लेने से इनकार कर दिया, जो रिफ्यूज़ल टू फीड है या पुअर फीडिंग है, उसमें आसानी इसमें यह है कि अगर वो 50% से कम फीड लेना शुरू हो गया, जो वो पहले ले रहा था, और अब 50% से कम हो गया, तो ये एक खतरे की अलामत है और इसको फौरन देखना चाहिए। टेम्परेचर आमतौर पे हम समझते हैं कि बुखार बीमारी की अलामत है, सबको पता है, लेकिन छोटे बच्चे में बुखार से भी ज़्यादा खतरनाक है ठंडा होना। तो अगर आपका बच्चा एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और वो वार्म ही नहीं हो रहा, आप हीटर भी दे रहे हैं उसको और भी मयर्स कर रहे हैं, लपेट भी रहे हैं, बच्चा ठंडा हो रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक है, ये बुखार से भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर उसके बाद अगर बहुत जॉन्डस, उसको यरकान की बात हमने नहीं की, लेकिन वो भी एक कॉमन सिम्टम है, अगर वो तेज़ी से बढ़ रहा है तो फिर भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा सांस अगर उसका आप समझते हैं तेज़ चल रहा है या आहिस्ता चल रहा है या उखड़ उखड़ के ले रहा है या उसे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, उसकी पसलियां चल रही हैं, जैसे अमूमन घरों में इसको कहते हैं पसलियां चलना, हम उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं, इनमें से कोई एक भी अलामत है, तो यकीन कीजिए कि आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और उसमें घर के टोटके और उसमें गैर ज़रूरी डिले जो है कि बच्चे को ये वाली चीज़ दे दें घर में, ऐसे, उससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि एक काबिले इलाज मर्ज जो है वो बच्चे का, वो एक नाकाबिले इलाज मर्ज में कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ डिले करने की वजह से। तो चंद घंटे का भी जो डिले है छोटे बच्चे की बीमारी का,
वो उसे किसी बड़े खतरे से दो चार कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइमली उस अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, और बेहतर है कि बच्चे को ले जाके वो वहाँ पे दिखा दें, और अगर और कोई सहूलत मैसर नहीं है तो एमरजेंसी में जाके दिखा दें। इंतज़ार ना करें कि फलां डॉक्टर साहब को हम मिलेंगे कल शाम को। तो ये वो स्टेज या ये वो एज ग्रुप नहीं है जिसके अंदर के आप घंटों या दिन तक जो है इंतज़ार कर सकते हैं। जो भी डिसीजन करना होता है वो मैटर करता है, उसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। सो ये खतरनाक अलामतों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। सर, अगर आप इजाज़त दें तो यरकान पे थोड़ी सी बात कर लें, इससे जो बहुत कॉमन है। जी जी और जी बिल्कुल। ज़रा सिर्फ समझाएं कि क्यों इतने सारे बच्चों को यरकान हो जाता है, किस लेवल का यरकान हो तो हम अस्पताल भागें, क्या करना चाहिए? जी, ये तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50% से ज़्यादा बच्चों को यरकान हो जाता है ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड, यानी अबाउट 70% जो बच्चे हैं उनको यरकान। आप समझें कि 3 में से 2 बच्चों को इम्कान है कि यरकान हो जाएगा। इसमें बड़ा एहतियात ये करनी चाहिए कि गैर ज़रूरी कोई चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए, और जो चीज़ की ज़रूरत है उसको रोकना नहीं चाहिए। तो मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन दे दूँ कि पहली बात तो ये समझ लेने की है कि ये यरकान बड़ों के यरकान से यकसर फ़र्क है। आमतौर पे यरकान से हमारे जहन में जो आती है बात, वो जिगर की खराबी या हेपेटाइटिस आती है अमूमन। लेकिन ये जो छोटे बच्चों का यरकान है, ये बिल्कुल एक फ़र्क कंडीशन है। आसान ज़ुबान में आपको ये बताऊं कि बच्चे के अंदर जो सुरख खुलिए होते हैं, रेड सेल होते हैं, वो माँ के साथ जब होता है तो ज़्यादा तादाद में होते हैं, और उसके बाद इतनी तादाद में उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो ये एक ख़ास किस्म का यरकान जो है वो सामने आता है, बाई प्रोडक्ट। तो पहली बात यह है कि इसका परहेज और इसका इलाज वैसे नहीं हो सकता जैसे कि बड़े बंदों का हेपेटाइटिस का इलाज हो। तो बसा औकात हमारे पास फैमिलीज आती हैं कि जी हमने ग्लूकोज पिलाया उसको पानी में डाल के कि ये इसकी ठंडक से सही हो जाएगा, तो ये ऐसा सही नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए अपने बच्चे के यरकान के लिए। अगर आपको पहले से मालूम है कि बच्चे की माँ का कोई ऐसा ग्रुप है जिससे बच्चे का ग्रुप मिसमैच हो सकता है, तो फिर हम कई दफ़ा एहतियातन पहले ही टेस्ट करके देख लेते हैं कि इस बच्चे को यरकान होने का कितना इम्कान है। जी, अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या ओ है, तो फिर इस बात का इम्कान हो सकता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव हुआ या ए या बी हुआ, तो इसको हम कहते हैं इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप। इसकी वजह से मेडिकली वो यरकान की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो सकती है, जो आम बच्चों को भी हो जाता है। तो अगर पहले से किसी वजह से डॉक्टर साहिबा ने टेस्ट कराया है, आपकी गायनी ऑप्स वाली जो डॉक्टर साहिबा हैं, उन्होंने पहले से ही मालूम कर लिया है कि माँ का ब्लड ग्रुप ये है और बच्चे के ग्रुप से मैच हो सकता है, तो कई दफ़ा हम पेशबंदी के तौर पे पहले ही बच्चे का टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों में ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी जो कॉमन वजह है वो एक इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि आमतौर पे खुद से सही हो जाता है। तो उसमें एहतियात ये है कि अगर आपको लगे कि तेज़ी से बढ़ रहा है, यरकान की जो शिद्दत है वो तेज़ी से बढ़ रही है, आज की निस्बत कल ज़्यादा डार्क येलो लग रहा है बच्चा, तो फिर रिजू करना चाहिए डॉक्टर से। अगर किसी वजह से फीड लेना छोड़ दे बच्चा, यरकान के साथ पुअर फीडिंग भी हो जाए, तो ये खतरे की अलामत है। अगर हाथों और पैरों के जो ये हमारे पाम्स हैं और सोल्स हैं, अगर यहाँ तक यरकान चला जाए, तो फिर इसका मतलब है कि ये डेंजरस बात है। और या बच्चा साथ में लगे कि पीला भी हो रहा है, यानी पेल भी हो रहा है, पीला होने के साथ साथ पैलर भी हो रहा है उसको, तो ये भी एक कई दफ़ा खतरनाक फीका हो रहा है। यस, दैट्स मोर अप्रोप्रिएट, फीका हो रहा है और पीला भी हो रहा है। सो उसमें ये करना चाहिए। और अगर एसोसिएटेड जैसे वॉमिटिंग हो रही है, जैसे मैंने बताया कि फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसको ज़रूर दिखा लेना चाहिए और फिर टेस्ट करके करते हैं। एक और चीज़ जो मैं अक्सर देखता हूँ कि सूरज की रोशनी सुबह के वक्त लगवाने का बहुत एक ट्रेंड है, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें सूरज की रोशनी लगाने में, लेकिन बच्चे का जो ट्रीटमेंट है जॉन्डिस के लिए वो डिले नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई अलामात मौजूद हैं और आप सिर्फ बच्चे को सुबह की सूरज की रोशनी दिला रहे हैं, तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये सूरज की जो रोशनी है फ़ायदेमंद हो सकता है हो, लेकिन ये उस ख़तरे को टाल नहीं सकती जो कि उसको पेश आ सकता है यरकान की शिद्दत बढ़ने की वजह से। तो इसमें भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक टाइम बार्ड मैटर है। तो जब भी तशवीश हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर से
इसके बारे में मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वैसे सही हो रहा है, बहुत मामूली नौइयत का है और बाकी सब भी ठीक है, बच्चा फीड भी सही ले रहा है, तो मैनी ए टाइम हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती गैर ज़रूरी तौर पे। तो ये एक थोड़ा सा डेलिकेट एरिया है जिसमें कि ऑब्वियसली वेरी कर सकती है सोच घर वालों की भी, लेकिन ये अगर डेंजर साइंस को या अलामात को जहन में रखें तो थोड़ा सा आसानी हो सकती है। फिर वो बहुत ज्यादा यरबान हो जाए तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, खतरा क्या है, क्यों इससे हमें लड़ना है? जी, ये जो यरकान है, बच्चों का यरकान है, ये ख़ास किस्म का यरकान है। जैसा मैंने कहा कि बड़ों से यकसर फ़र्क है, तो एक ख़ास ख़तरनाक हद को अगर ये क्रॉस कर ले तो फिर ये ब्रेन पे इफ़ेक्ट कर सकता है, यानी दिमाग पे इफ़ेक्ट कर सकता है, और बच्चे की पूरी ज़हनी सलाहियत और डेवलपमेंट जो ब्रेन की होनी है उसको ये मुतासर कर सकता है। सो इसलिए हमें इसकी इतनी फ़िक्र रहती है। और अस्पताल में इसके दो ही मेन ट्रीटमेंट हैं। एक इसे स्पेशल लाइट जिसे फोटोथेरेपी कहते हैं उसके नीचे रखा जाता है, और खुदा ना खास्ता कभी बहुत रेयरली अगर बहुत शिद्दत इख्तियार कर ले तो ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इसके लिए किया जाता है। लेकिन इसकी बुनियादी वजह यही है कि उस खतरे से बचने के लिए कि बच्चे के ब्रेन को मुतासर ना करे, तो उससे हम इसलिए डील करते हैं। अच्छा सर, आखिर में एक जो जिसपे मैं बात करना चाह रही थी वो थी वो हिफाजती टीके। कौन से लगने चाहिए, कब लगने चाहिए, आया वो कितने जरूरी है, ना लगवाए तो क्या है? जी, हिफाजती टीके आपको जैसे मालूम है कि बीमारी से बचाव के लिए लगाए जाते हैं, और बचाव हमेशा पहले होता है। तो हम चूंकि अब बात कर रहे हैं पहले महीने की, अभी फर्स्ट मंथ के अंदर, तो हम उसी पे फोकस करेंगे कि पहले महीने में हमारे आजकल नेशनल प्रोग्राम के अंदर बीसीजी लगती है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस या टीबी से बचाव का टीका है। पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, और हेपेटाइटिस बी की पहली डोज पैदाइश के बाद दी जाती है हमारे प्रोग्राम में। एक तो ये हो गया कि कौन से टीके लगने चाहिए। सो पहले महीने के अंदर अंदर, और आइडियली पहले हफ्ते के अंदर अंदर, मैं कहूँगा कि ये टीके जो हैं और ये पोलियो के कतरे पिला देने चाहिए। दूसरे सवाल का जो दूसरा हिस्सा है आपका, वो ये था कि ये क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, जो भी इंसानी साइंस ने, इंसानी इल्म ने तरक्की की, तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ के वैक्सीन दरियाफ्त हो गई है, बन गई है, तो वो हम यूज़ करते हैं। और कई बीमारियां ऐसी भी हैं जिनके अगेंस्ट अभी वैक्सीन नहीं बन सकी। तो जो वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, दुनिया में टेस्टेड हैं, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी जो है वो टाइम टेस्टेड है, तो उनको बच्चों को लगवाना लाजमी है, ये ऑप्शनल नहीं है। बाज़ औक़ात चूंकि ये एक बचाव का मयर्ज़ है, और हमारी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि हम कोई बचाव के लिए नई चीज़ करना चाहते। जब कोई बीमारी हो जाए तो फिर उसके लिए हर लेवल तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हमें बताना चाहिए कि ये बचाव है। बज़ाहिर तो आपको कोई फ़ायदा फ़ौरन नज़र नहीं आता, लेकिन बच्चे के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत आप पैदा कर देते हैं इन इंजेक्शन से, जिससे कि वो बीमारी का जब सामना होता है तो वो उससे, बीमारी से वो महफूज रहता है और उससे, उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा रहता है। तो हिफाजती टीके लगवाना जो है वो एक लाजमी अमर है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हम नहीं लगवाना चाहते या नहीं। दुनिया सारी में ये इसकी कवरेज जो है वो 100% आइडियली होनी चाहिए। जैसे नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी, इतने अच्छी तरह से समझाया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके कुछ सवालात का जवाब आपको मिले होंगे। और भी जैसे मैं यूजली कहती हूँ कि सवाल आपके जहन में आते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह हम सर से दोबारा पूछेंगे। सर, आप ये आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अभी तक के लिए डियर व्यूअर्स, ओपीडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर सनर हासिफ को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।